त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रथा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सरि गरि गरि सरि गम पद पद पम पम गम गरि सरि गा 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 रि रि सा गरि पद पम गम रि गा सरि रि गा। जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल, रास्ते चमक उठे रोशनी दिखाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल, रास्ते चमक उठे रोशनी दिखाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल, रास्ते चमक उठे रोशनी दिखाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो। एक ऐसी दुनिया की रचना हमको करनी है, सुभारत बनाता चल, सुभारत बनाता। ओ एक ऐसी दुनिया की रचना हमको करनी है, क्षीणहीन दुखियों की सेवा हमको करनी है, सेवा हमको करनी है। जातियां न जिसमें हो दुनिया ऐसी रचता चल, अरबों के मेले में एकता फैलाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल, रास्ते चमक उठे रोशनी दिखाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो। सरि गरि गरि सरि गम पद पद पम पम गम गरि सरि गा 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 रि 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 सा गरि पद पम गम रि गा सरि रि गा। विश्व के ललाट पे तिलक हमको बनना है, सुभारत बनाता चल, सुभारत बनाता। ओ विश्व के ललाट पे तिलक हमको करना है, शारदे के चरणों में जीवन होम करना है, जीवन होम करना है। धन्वंतरि का दूत बन त्याग को मिटाता चल, भास्कर का तेज बन तिमिर को मिटाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल, रास्ते चमक उठे रोशनी दिखाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल, रास्ते चमक उठे रोशनी दिखाता चल। तमस मिटा दे दीप जला दे, तमस मिटा दे दीप जला दे, ओ मेरे साथी रे। Today is a very, very special day because teachers are what make us what we are. Although technically for every Indian, Guru Purnima is the day which we should all celebrate and Guru को नमन हमें उस दिन करना चाहिए। पर किसी भी दिन गुरु को नमन किया जाए, आई थिंक वही दिन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी दिन किसी भी गुरु को नमन करने के लिए कम या ज़्यादा या गलत नहीं होता, बिकॉज गुरु को हमेशा नमन करना चाहिए। बहुत सारे पोस्ट आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एंड एवरीवेयर। सो वन ऑफ द वंस विच वर वेरी वेरी ट्रू वाज कि शिक्षक ही वो है जो हर प्रोफेशन को प्रोफेशन बनाता है। सो आई थॉट इट वाज वेरी ट्रू कि हाँ, अगर पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो पढ़ेंगे ही नहीं तो कुछ बनेंगे कैसे। एंड शिक्षक इज नॉट जस्ट अ टीचर हु टीचर्स अस एट स्कूल और एट अ कॉलेज।
हर वो पर्सन, आई थिंक मेरी फर्स्ट शिक्षक मेरी नानी माँ थी, फिर मेरी मदर थी, मेरे फादर हैं। आई थिंक आप सबसे भी मैं कहीं ना कुछ सीखती हूँ। टुडे वन आई मैसेज वन स्टूडेंट रोहन कि मैं भी तुम्हें भी टीचर्स डे विश करना चाहती हूँ तो मुझे ड्रम सिखा दो। डॉक्टर भावना के सामने मैंने उससे कहा था मुझे ड्रम सिखा दो, मुझे ड्रम सिखा दो, एंड इज टेलिंग मी तुम ड्रम्स, आई मीन आप ड्रम्स लेके तो आइए। सो वी शुड लर्न एवरीथिंग एवरी डे फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम एनीबडी हु इज नेक्स्ट टू अस, जो हमारे आसपास के लोग हैं। इवन आई वुड से कि फ्रॉम अ पर्सन जो क्लीन करता है उससे भी सीखना चाहिए कि वो कैसे क्लीन करता है, सो दैट यू नो वी हैव टू जस्ट इम्बाइब, वी हैव टू बी, स्वामी विवेकानंद कहते थे वी हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। सो बी अ स्टूडेंट ऑलवेज so that everybody becomes a teacher, and that is how we will grow. And I will not keep on talking because I can't keep talking. I will prove to VC sir that I can speak extempore, because there was definitely a surprise. I was not supposed to be on stage today. But yes, it is lovely talking to everyone because मैं बहुत दिन बाद stage पे बोल रही हूँ. I bow down to all my teachers who made me what I am today, and mostly I wish my nani, my mother were here today, my father, they've made me what I am today, because without them मैं नहीं होती. And so I miss them every day. And to all my teachers in this college, in my Dharwad college, and everybody who's taught me anything. And again I will repeat, I learned from all of you, all my students, and that is what my message would be to everybody here today, to keep learning from everybody. नानी माँ एक बात कहती थी कि बोलो कम और देख देख के सीखो ज़्यादा. जब भी आई रिमेंबर कुछ उनसे पूछ लो कि ये खाना कैसे बनाती हो या ये एम्ब्रॉयडरी कैसे करती हो, नानी माँ स्वेटर बहुत बिनती थी उनसे, तो शी यूज्ड टू बी लाइक बोलो कम और हमें देखो कि हम कैसे कर रहे हैं. सो आई थिंक वी शुड स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर, एंड दैट इज हाउ द लर्निंग प्रोसेस गोज ऑन. So thank you everybody, wish you very very happy Teachers Day, keep teaching, keep learning, and have a very very great day ahead. Jai Hind. सर्वप्रथम माँ सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में, जिस प्रांगण के अंदर प्रवेश करते ही अपनी संस्कृति परंपराएं और इन संस्कृति परंपराओं को देने वाले महापुरुष, उनके नाम पढ़ने को मिल जाएं तो जीवन सार्थक बन जाता है. ऐसे इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित इस शिक्षक पर्व पर मंचासीन इस महा विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सल्याराज जी, अभी मैं उनको देखकर मैंने कहा कि बिल्कुल माँ का प्रतिरूप दिखाई दे रही हैं. इनकी माताजी से, पिताजी से जब यहाँ मेरठ था तो काफ़ी मिलना जुलना रहता था, तो आज बहन जी की याद आ गई. इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमती स्तुति कक्कर जी, डॉक्टर जी के थपलियाल जी कुलपति महोदय, श्रीमान पुष्पक ज्योति जी महानिदेशक रासबिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय देहरादून, डॉक्टर अभय शंकर जी गौड़ा उपकुलपति जी, तथा इस श्रेष्ठ आयोजन के रचनाकार डॉक्टर पिंटू मिश्रा जी संकाय अध्यक्ष ललित कला, डॉक्टर गोयल भारती जी संकाय अध्यक्ष विधि संकाय, और डॉक्टर संदीप चौधरी जी संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय. आप सबको आपने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद. और इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मैंने कहा कि जिस प्रकार बगिया में फूल होते हैं, उन फूलों को सुगंध कैसी आनी चाहिए, उनको तैयार करने का काम जो माली का होता है, वो माली कौन है. तो कई बार मैं जब महाविद्यालय या विद्यालय में जाता हूँ तो मैं एक और संज्ञा देता हूँ. ये वास्तव में माँ सरस्वती का के मंदिर का प्रांगण है. और जब मंदिर शब्द बोलता है तो मंदिर में देवता कौन है, मंदिर में भक्त कौन आते हैं, और उन भक्तों को पूजा की विधि कौन बताता है.
अर्थात भक्त, मेरे प्रिय शिक्षार्थी एवं शिक्षार्थी बहनें, मंदिर की देवता तो माँ सरस्वती है और हम सबको विधि विधान के साथ, मर्यादाओं के साथ, अनुशासन के साथ माँ सरस्वती का कैसे ध्यान करना जिससे हम नित नई ऊंचाइयों को छूते चले जाएं, उस श्रेष्ठ कार्य को करने वाले जिनको शास्त्रों में कहा गया, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात इस सारी धरती को कागज मान लिया जाए, इस धरती के ऊपर जितने वन हैं उनकी कलम बना दी जाए, सात समुद्रों को जो मान्यता इस दुनिया के अंदर है उन सब का स्याही मानकर अगर मैं लिखकर वर्णन करूं तो इस गुरु का वर्णन इस संभव नहीं है, असंभव है। ऐसे श्रेष्ठ यहाँ उपस्थित गुरुजन सबको मैं प्रणाम करता हूं। विश्वामित्र नहीं होते, गुरु वशिष्ठ नहीं होते तो शायद राम का ये चरित्र नहीं होता, और राम का ये चरित्र नहीं होता इस देश के अंदर रामराज्य नहीं होता। चित्र द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण का भी ऐसी आता है। भगवान मत कहो, योगेश्वर कृष्ण का, जो हमको मानना है। वो अर्जुन, कैसी परिस्थिति है, युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध लड़ने को जाता है लेकिन कुरुक्षेत्र में पहुंचते ही शस्त्र रख देता है। कैसी विकट परिस्थिति है, विषम परिस्थितियां निर्माण हो गई, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में से निकालने का काम कौन करता है? तो भगवान कृष्ण करते हैं। इसलिए सम और विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति का ठीक से मार्गदर्शन करने वाला, उसको मेरे शास्त्रों ने ये शिक्षक और गुरु शब्द प्रयोग किया है। शिक्षक एक दिन का नहीं, ये शिक्षक 365 दिन का। उसके प्रति मेरा सम्मान, और उसी भाव से मुझको कुछ बनना है, कुछ बनना है। किसके लिए बनना? तो देश के लिए बनना है, देश के लिए बनना है, देश के लिए बनना है और देश को बनाना है। इस श्रेष्ठ संकल्प को आज इस शिक्षक दिवस पर अपने गुरुओं के चरणों में इस संकल्प को जगाते हुए, उनको विश्वास दिलाते हुए, उनके लिए यही श्रेष्ठ सम्मान होगा। इससे बड़ा सम्मान कुछ हो नहीं सकता, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए सभी श्रेष्ठ गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने भावों को, इन भावों को कि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, ये मैं देश के लिए, देश को बनाने के लिए, अपने को बनाऊंगा तो देश बनेगा, और देश बनेगा तो दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। ऐसे श्रेष्ठ भारत के नवनिर्माण में आप सबके आशीर्वाद के बिना ये अधूरा रह जाएगा। इसलिए सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, विश्वास दिलाते हुए, हम जितने भी शिक्षक यहाँ बैठे हैं, ऐसा एक विश्वास दिलाकर उनको सम्मानित करें। इससे बड़ा सम्मान हो नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। आज शिक्षक पर्व के मौके पर हम यहाँ पर एक पैनल डिस्कशन जो कर रहे हैं, हमारा विषय है NEP 2020। 2020 के अंदर जैसे मैं पूरा वर्ल्ड महामारी से लड़ रहा था, उससे हमारे देश के अंदर एक नई शिक्षा नीति का आगाज़ हुआ। और चूँकि समय की बाध्यता है, मैं सीधा जोड़ रहा हूँ पिछले हफ्ते से। पिछले हफ्ते एक समाचार पत्र में एक न्यूज़ आई और उस न्यूज़ की हेडिंग थी, अब मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और कानूनी कॉलेज मिलकर करा सकेंगे पढ़ाई। अक्सर ये प्रश्न रहा कि आखिर NEP 2020 के अंदर खास क्या है। तो आज इस NEP 2020 के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर सर डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये यूनिवर्सिटी NEP टास्क फोर्स के चेयरमैन भी हैं। हमारे बीच इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर संदीप चौधरी मौजूद हैं। हमारे बीच 3 कॉलेज जहां पर NEP 2020 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ये 3 फैकल्टीज़ या 3 कॉलेज हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एंड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस। जिस समय NEP 2020 के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, उस समय हमारे फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस के डीन डॉक्टर अनुज राज जी हमारे बीच मौजूद हैं। डीन फैकल्टी ऑफ साइंस
डॉक्टर महावीर सिंह हमारे बीच मौजूद हैं और डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स हमारे बीच मौजूद हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मेरा उद्देश्य या इस पैनल डिस्कशन का उद्देश्य है हम सभी शिक्षक ये जाने आखिर NEP 2020 में क्या है, आखिर किस तरीके से मेडिसिन और फाइन आर्ट्स या मेडिसिन और फिजिकल एजुकेशन या लॉ एंड मैनेजमेंट या लॉ एंड इंजीनियरिंग सब अलग अलग स्ट्रीम के छात्र कैसे अपने आप को एक साथ मिलकर बैठ के पढ़ सकेंगे, किस प्रकार मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम बनेगा। अभी UGC के चेयरमैन M जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि एक छात्र 7 वर्ष तक एक डिग्री में एडमिशन लेगा, उसके क्रेडिट जुड़ते रहेंगे और वो एक साथ नियमित रूप से 2 डिग्री कर सकेगा। कुछ ऐसी बातों के लिए सबसे पहले मेरा प्रश्न डॉक्टर संदीप चौधरी जी से, जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में है। 1 साल हो गया इस NEP 2020 को इम्प्लीमेंट हुए। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर विश्वविद्यालय के अंदर इसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर आपने क्या क्या चैलेंजेस थे जो फेस किए और आज आप NEP 2020 को कहाँ देख पा रहे हैं। डॉक्टर संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वैभव जी। सर्वप्रथम मैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में NEP इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे ही भारत सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से हमें डायरेक्टिव ये मिली कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करना है विश्वविद्यालय में, तो हम लोगों ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हुए 2021-22 सेशन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन किया। आज सुभारती विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है। जो विजन भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर रखा गया है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन के अंदर क्रॉस एनरोलमेंट को आगे बढ़ाएं, जिसका टारगेट 2030 तक लगभग हम 50% से ज़्यादा क्रॉस एनरोलमेंट कर लें, वो है जो कि अभी लगभग 26 से 27% है। दूसरा इसका उद्देश्य, जो हमारी शिक्षा नीति लगभग 34 साल बाद अभी इम्प्लीमेंट हुई है, उसके सिस्टम को देखते हुए और आज की ज़रूरतों को देखते हुए बहुत ज़्यादा चेंज करते हुए पूरा सिस्टम को रिस्ट्रक्चर किया गया, जिसको हम 5, 3, 3 और 4 के रूप में जानते हैं। 5 बेसिकली फंडामेंटल है, उसके बाद प्रिपरेटरी पीरियड है बच्चे के लिए, देन मिडिल, देन उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके अनुसार जो अभी हाई स्कूल बोर्ड होता था वो भी खत्म हो जाएगा। और हायर एजुकेशन के अंदर जो मेन उद्देश्य रखा गया है, जो प्रोफेसर वैभव ने भी कहा, बच्चे को, स्टूडेंट को वो हर अपॉर्चुनिटी मिले जो वो पढ़ना चाहता है, जो अपनी स्किल को अडेप्ट करना चाहता है इन फ्यूचर। इसी के लिए इंटीग्रेशन ऑफ कोर्सेज, ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज को कम करने की बात कही गई है इसके अंदर। जहाँ तक बात करते हैं चैलेंजेस की, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है। चैलेंजेस सिर्फ ये है कि अभी जैसे बहुत सारे कोर्सेज, सबसे पहले ये रखा गया था कि हायर एजुकेशन काउंसिल 2022 में इफेक्टिव हो जाएगा, जो अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। कई सारे अलग अलग काउंसिल्स, अपेक्स बॉडीज लाइक बार काउंसिल, मेडिकल, डेंटल, टीचर एजुकेशन, सभी के अपनी अपनी गाइडलाइंस हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को उसको अडेप्ट भी करना होता है, लेकिन उनकी तरफ से विशेष गाइडलाइन हम लोगों को नहीं मिली है जिससे कि हम इस सबको इंटीग्रेट कर सकें कहीं ना कहीं। मतलब ये कहा जाए कि डिफरेंट काउंसिल्स जो हैं वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो काउंसिल से अलग हटकर अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर अनुज राज जी हमारे पास हैं, क्योंकि जब बच्चा 12th के बाद में डिग्री एजुकेशन में आता है तो सबसे बड़ी फैकल्टी कहलाती है फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस। आपके फैकल्टी के अंदर आपने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए, इसके सिलेबस को डेवलप करते हुए बहुत सारे पहलुओं को देखा होगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि उन छात्रों को क्या नया मिल पाएगा इस पॉलिसी के अंदर जो पहली एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं था। डॉक्टर अनुज राज जी। थैंक यू वैभव सर। रियली ये रिलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंट स्टेज में थे यूनिवर्सिटी में 2021 के बाद, और जैसे यूनिवर्सिटी और यूपी हायर एजुकेशन काउंसिल का जो सर्कुलर था वो आया और हमने जैसे यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें जो चैलेंजेस थे वो ये था कि स्टूडेंट का एक माइंडसेट था, क्योंकि हमें कई कोर जो पेपर्स थे
और जो हमारा जो गैप था, क्योंकि स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम के बीच जो गैप बना हुआ है उसको पाटने के लिए NEP 2020 की बात जो पॉलिसी है, सबसे बड़ा रोल इसका है कि हाउ वी ब्रिज द गैप बिटवीन द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। तो उसके लिए हमने जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क किया था, तो हमने स्टार्ट NEP जैसे लागू हुई थी, हमने स्टार्ट कर लिया था यूनिवर्सिटी में एक कमेटी के थ्रू, एंड तुरंत हमने जैसे कैरिकुलम गाइडलाइन बनाई, तो हमने आर्ट एंड फैकल्टी एंड सोशल साइंसेस में जो कोर्सेज चलाए, जिसमें कई कोर्सेज थे, और हमने उसको सिंक्रोनाइज किया जितने जाए ऑनलाइन ऑफलाइन जो कैरिकुलम डेवलप किए गए थे। और ऊपर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन काउंसिल की जो डायरेक्शंस थी कि एक यूनिक सिलेबस हो, उनका कोड इक्वल हो, और उसी को अडॉप्ट करते हुए जो लोकल टू वोकल और जो कैरिकुलम जो 20% जो रिफेम करना था उसको भी हमने उसमें ऐड किया है। और वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की एक जो अप्रूव्ड लिस्ट यूनिवर्सिटी ने तुरंत उसको अप्रूव किया था, वो भी हमारे पास अवेलेबल थी। तो स्टूडेंट को एक सबसे बड़ी बेनिफिट होगा कि वो चॉइस के अकॉर्डिंग अपने को आगे कैरिकुलम में ले जा सकते हैं। जी सर। मतलब मैं कहना चाहूँ कि वास्तव में इस हमारे पैनल डिस्कशन का असली फ़ायदा वो छात्र ले पाएंगे जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें मालूम पड़ेगा कि NEP 2020 के अंदर आने वाले समय में जब किसी भी नौकरी की क्वालिफिकेशन में चेंजेस आएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्सेज होते हैं, वहाँ पर वो अभी से स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा या स्पेशलाइज्ड कार्यक्रम को करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गैप होगा। और जब बात आती है जॉब की, तो मैं बात करना चाहूँगा हमारे डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स से, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर एक तरफ हम रिसर्च प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं एक ऐसा माहौल जहाँ पर बच्चा अपनी चॉइस को पढ़े, अपने फैमिली के अंदर जो उनका प्रोफेशन है उसे पढ़े, और फिर एक नया फ्यूचर लेकर आए। तो एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से और जॉब मार्केट के हिसाब से आप किस प्रकार देख रहे हैं NEP 2020 को? थैंक यू डॉक्टर गौरव। थैंक यू डॉक्टर वैभव। व्हाट वी हैव रियलाइज्ड, एक जो अभी पेरेनियल प्रॉब्लम बनी हुई है और सब महसूस करते हैं, देयर इज ए बिग गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड and a set of skills of job seekers. But now we can say confidently, due to multidisciplinary approach of NEP, this NEP will definitely pay significantly and impact the employability positively in the longer run. The students, they may hone up their skills by enriching their knowledge and insights related to different domains. And so far as the entrepreneurship is concerned, this policy aspires to make our young generation more imaginative, innovative, proactive, pioneering, and prospect-oriented. And this is the core. This is at the core of entrepreneurship. So कहीं ना कहीं NEP जैसी वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी की हमें ज़रूरत तो थी, and fortunately we have received. But the important thing is that, which I just want to add here, so far as the implementation is concerned, it should be implemented meticulously. It should be in consonance with the contents of the policy laid down. यहाँ पर मेरा सीधा प्रश्न हमारे डीन एकेडमिक्स एंड प्रो वाइस चांसलर सर से, जैसा कि हमने देखा कि मेरू की बात हो रही थी, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, और यहाँ पर अभी पहले UGC के चेयरमैन ने पिछले वीक में कुछ अपने स्पीचेस में डेलिब्रेशन भी कहा, तो मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च और मल्टीडिसिप्लिनरी ऑप्शंस को आप स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में किस प्रकार देखते हैं? डॉक्टर अभय सर। सर, अगर हम मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी के बारे में बोलना चाहें, अभी 2 सितंबर को UGC ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। दे आर ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड ऑन 2 सितंबर। इसमें दे हैव स्पेशली मेंशन्ड अबाउट 3 types of universities. One is multidisciplinary research intensive universities, RUs, multidisciplinary teaching intensive universities, that is TUs, and degree awarding multidisciplinary autonomous colleges. These are specially designed, the new guidelines tell us that ये specially डिज़ाइन किया गया है 7 साल की डिग्री के लिए, जो कि
2 ड्यूअल डिग्री मिल जाएगा बच्चे को एक साथ। इसमें इन्होंने प्रपोज किया है कि 2 इंस्टीट्यूशंस, मान लीजिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और किसी और के पास फैकल्टी अच्छा है या रिसर्च फैसिलिटीज़ अच्छा है, तो हम दोनों MOU करके हम हमारे फैकल्टी को उधर और उनके रिसोर्सेज को इधर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे को ऑप्शंस मिलेंगे ताकि वो अपना रिसर्च कर सके, अपना एजुकेशन इफेक्टिवली कर सके और स्किल बेस्ड और जो उसका आउटकम होना चाहिए, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, उस हिसाब से उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा। अभी इनको वो कहते हैं कि एक क्लस्टर इंस्टीट्यूशंस बनाया जाए, 4-5 इंस्टीट्यूशन मिला, आगे हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, डेंटल हो, लॉ का हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मेडिकल स्टूडेंट सीखना चाहता है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, तो वो लॉ के साथ जुड़ सकता है। तो इसलिए ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ये अभी प्रपोज किया गया है। मगर हमारे यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें, इट इज़ ऑलरेडी ए मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, the multidisciplinary courses are already running. Maybe in the light of new NEP, that is 2020, we can make some modifications further and adopt completely. I think 60 to 70% already we are following the multidisciplinary even our approach. strength is more than 3,000, जो एक अलग क्राइटेरिया भी है। Yes, the strength of what you call cluster in this cluster institution, one degree awarding institution will be a mentor, and that mentorship we can do as Swami Vivekananda Subharati University, because minimum 3,000 students are required to be in that institution which is a mentor. इससे पहले कि मैं आगे आपसे दूसरा प्रश्न करूं, मैं पूछना चाहूँगा, हमारे बीच डीन फैकल्टी ऑफ साइंस हैं, जैसे कि साइंस, प्योर साइंसेस की बात होती है और आज का टाइम प्योर साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस के अंदर आ गया है। अभी पिछले दिनों एक वेबिनार के अंदर मैं सुन रहा था, जिक्र हुआ कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसके अंदर प्योर साइंसेस की लैब, और वहाँ पर कुछ ऐसे लैब्स को डेवलप करा गया जहाँ पर रिजल्ट ये देखा गया है, जो अपने आप में एक्सेप्शन है, कि अगर दी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर प्योर साइंस वाली लैब को प्रॉपर एस्टेब्लिश करके रिसर्च कराई जाती है तो वहाँ के रिजल्ट कुछ बेहतर हैं। तो आप बीइंग ए डीन ऑफ प्योर साइंस फैकल्टी ऑफ साइंसेज, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? धन्यवाद वैभव जी। मैं एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन NEP के बारे में आपको दे रहा हूँ। तो भारतीय यूनिवर्सिटी वेस्टर्न यूपी के अंदर पहली यूनिवर्सिटी है जिसने NEP 2020 को लागू किया सितंबर 2021 में। जो 2 फैकल्टीज़ में हमने लागू किया था वो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस था, जिसमें BA के कोर्सेज, BCom, BBA एंड डिफरेंट कोर्सेज। आज के तारीख में भारतीय यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ साइंस में हम अगस्त 2022 से BSc के कोर्सेज में, जो अंडर ग्रेजुएट में जो BSc के कोर्सेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे कोर्सेज में हम NEP को लागू कर रहे हैं। NEP जो कहता है वो ये कहता है कि स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट से तात्पर्य यह है कि स्टूडेंट का सोशल, मेंटल, फिजिकल और एजुकेशन, ये चारों जो हैं डेवलपमेंट उस स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए। दूसरा, NEP ये चाहता है, NEP एजुकेशन की पॉलिसी के तहत हम ये कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में पढ़ाया जाए, जैसे कि वोकेशनल कोर्सेज हैं, को करिकुलर कोर्सेज हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ भारतीय यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस के हर छात्र को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि रिसर्च इंजीनियरिंग के साथ में बेसिक साइंस को जोड़ा जाए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर फिजिक्स के अंदर रिसर्च करना चाहता है या केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहता है तो उसके हिसाब से हमारी लैब्स इक्विप्ड हैं। वो डिग्री लेने के बाद में रिसर्च के अंदर बेसिक साइंसेस
डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकता है। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि अगर यदि NEP 2020 को देखा जाए तो ये ओपन एंडेड कोर्सेज को करने की प्रोग्राम को बच्चे के पास एक लिबर्टी है कि वो अपना प्रोग्राम अपने इंटरेस्ट और स्किल और उसके साथ साथ मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर कर सकता है। उसके पास एक्चुअल हम बात करें वास्तव में सही शब्दों में उसके पास चॉइस होगी कि वो किस तरीके से एक बुफे है, उस बुफे के अंदर वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी का प्रोग्राम टेलर कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं NEP 2020 की तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और मेरे पास समय की चूँकि शॉर्टेज है, मैं एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा हमारे प्रो वाइस चांसलर सर से कि वहाँ बात होती है असेसमेंट की, और जब असेसमेंट की बात आती है तो बात आता है एसर्टिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। NEP 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है और अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। तो हमारा चूँकि सब मतलब सुभारती विश्वविद्यालय के अधिकतम फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर है, मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या चैलेंजेस होंगे इस फॉर्मेटिव असेसमेंट को इम्प्लीमेंट करने के अंदर और किस तरीके से फेजेस के अंदर इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। प्रो VC सर। सर देखिए, जो 360 डिग्री असेसमेंट है AICT ने बहुत साल पहले 2017 या 18 में ऑलरेडी बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट इवन IITs में नहीं हो पाया जो 360 डिग्री असेसमेंट है। तो धीरे धीरे से शायद हमें भी गाइडलाइंस मिलते रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, UGC की तरफ से उसको या फिर हम देख लें कि कोई और इंस्टीट्यूशन कैसे कर रहा है, उसको सीख के हम करें। जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड्स अभी यूनिफॉर्म नहीं है, सिलेबस यूनिफॉर्म नहीं है, वन सिलेबस वन नेशन वो वाला अभी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के लिए जो क्रेडिट्स हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे हैं। वैसे ही एक 360 डिग्री असेसमेंट भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो आई थिंक वी विल ओवरकम बाय टाइम। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शॉर्ट में केवल इतना बताना चाहूँगा, NEP 2020 जिसके अंदर वन नेशन वन सिलेबस की बात की गई थी, अराउंड द कंट्री कहीं भी हम जाएंगे तो एक सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर यदि मैं बात करी जाए कि फार्माकोलॉजी का, तो अगर फार्माकोलॉजी का एक सेगमेंट है तो उसका पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड जो यूपी के अंदर होगा या जो मेरठ के अंदर होगा या जो LLRM के अंदर होगा या जो आपके वेस्ट बंगाल के अंदर होगा या आपके साउथ इंडिया के किसी भी धारवाड़ के अंदर कहीं भी होगा, वो सब जगह एक रहेगा। पूरे कंट्री में एक सब्जेक्ट का एक कोड होगा ताकि बच्चा अगर यदि चूज करना चाहे सुभारती से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना चाहे या दूसरी यूनिवर्सिटी से सुभारती में जाना चाहे तो वहाँ पर उसे प्रोग्राम को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे देश के अंदर आज हम बात करते हैं तो एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट दोनों हैं, वहाँ पर होने के कारण कई बार कन्फ्यूजन वाली स्टेज बनी रहती है। कंपटीशंस स्टेट वाइज होते हैं और सेंटर वाले जो कंपटीशंस हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे सामने क्रिटिसिज्म आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं। किस तरीके से उन बोटलनेक्स को ओवरकम किया जाए, उसका ऑब्जेक्ट NEP 2020 वन कंट्री वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पर सब्जेक्ट कोड सिमिलर होंगे, असेसमेंट सिस्टम जो होगा वो क्लियर होगा, सबके लिए सिमिलर होगा। हमारे सब्जेक्ट को किस तरीके से चूज करना है बच्चे के पास लिबर्टी होगी। जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच की बात करी जाती है वहाँ पर असेसमेंट के अंदर स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमें उम्मीद है आने वाले समय में, अभी 1 साल हुआ है, उस 1 साल के अंदर अभी हमने जहाँ तक अचीव किया है, अगर हम यूपी की बात करें यूपी लीड कर रहा है, सबसे पहले कर्नाटक के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था लेकिन आज की तारीख में यूपी लीड कर रहा है। और अगर हम यूपी के अंदर सुभारती की बात करें तो सुभारती इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने एक साथ 3 फैकल्टीज़ के अंदर इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया और इम्प्लीमेंट कर दिया है। बाकी फैकल्टीज़ के अंदर स्टेज वाइज हम इसको इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे पैनल मेंबर्स का। सभी लोगों ने यहाँ पर समय दिया और यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय सुभारती। सबसे पहले मैं पदम सिंह जी को इन अ वे धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने चाणक्य के बारे में हम लोगों को सबका ज्ञान वर्धन किया। बिकॉज़ जिस बच्चे को वो ले गए थे अपनी माँ से के साथ, उसी ने मौर्यन एम्पायर को स्थापित किया। और मौर्यन एम्पायर कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स और डायनेस्टीज़ रही हैं हिंदुस्तान की। तो दैट इज़ द रियल श्रेय ऑफ अ टीचर। जो टीचर जो मोल्डिंग करता है, जो टीचिंग देता है, उसका कहाँ दूरगामी आई वुड से इफ़ेक्ट होता है। तो पदम सिंह जी, थैंक यू सो मच। It was, your speech was wonderful. Secondly, CO मैम ने
अपनी नानी माँ का जिक्र किया था, जो मेरी माँ भी थी, और उनकी भी डेथ 4 सितंबर को हुई थी। वो एक टीचर थी, और 5th को आप लोगों ने उनको एक बहुत भव्य फेयरवेल दिया था, जिसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरी मदर की एक खासियत थी, उन्होंने हमें लगता है कि मरते दम तक टीचिंग का काम नहीं छोड़ा। इनफैक्ट वो अपने स्टूडेंट्स को इतना स्नेह करती थी कि कभी कभी हमें लगता था कि वो भूल जाती हैं कि उनके अपने बच्चे कौन हैं और उनके स्टूडेंट्स कौन हैं। दोनों को, सबको एक समान ट्रीट करती थी। और अभी भी मैं कई जगह जब आई हैड गॉन फॉर सम प्रोग्राम और द अदर, दे वुड रिकग्नाइज मी एज मिसेस नारायण की लड़की है, रादर देन इन माई ओन कैपेसिटी। तो एक टीचर का प्रभाव कितना होता है, इसी स्तर पे मैं अपने टीचर्स को भी याद करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी टीचिंग, उनकी मेहनत की वजह से वॉट एवर दे गेव अस, स्पेशली जो हमारे स्कूल की टीचर्स थी जिन्होंने वैल्यूज़ हम लोगों को बताई, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड बेसिकली हार्ड वर्क आई वुड से, जिसके कारण one has been able to achieve and do so much. स्पेशली जो मेरा सोशल सेक्टर का काम था, आई थिंक दे वर द इन्फ्लुएंसर्स। बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जो हम लोग को मिल रही है कि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, एक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, कुछ तो इसलिए क्योंकि वो अक्षम हैं, डिसेबल्ड हैं, हो सकता है फॉर्मल टीचिंग का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और कुछ हैं, बहुत सारी औरतें जिनको उनके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, सिंपली क्योंकि क्या ज़रूरत है, वाई इन्वेस्ट, लड़की की तो शादी हो जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी, चूल्हा और चौका करना है, तो पढ़ाने का फ़ायदा क्या है। कुछ हैं जो बच्चे हैं जो स्कूल गए, टीचर्स ने मिसबिहेव किया या उनको समझा नहीं तो स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, या जिसको कहते हैं ना फेल पास की नीति की वजह से, तो उसके कारण आगे नहीं पढ़े। और इस कारण से हमें अभी 100% आई वुड से इंडिया को शिक्षित करने में अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है और ऐसे ग्रुप्स जो हैं एक्सक्लूडेड हैं अभी भी। तो इस मौके पे आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दी NAP पैनल डिस्कशन, उसका हम लोग को फ़ायदा लेना चाहिए एंड मेक आवर एजुकेशनल सिस्टम मोर एंड मोर एंड मोर इंक्लूसिव। आप लोगों से सबसे यही अनुरोध है और प्रार्थना है कि वी मस्ट गो आउट ऑफ आवर वे टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस वंडरफुल न्यू पॉलिसी एंड ensure that all persons of this wonderful country are educated. I would say in the sense of functional education. Think of it, बहुत सारे लोग हैं जिनको, बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, बूढ़े बड़े लोग हैं, अब हर चीज़ डिजिटल हो रहा है, तो उनको समझ ही में नहीं आता है कि हम क्या करें। कुछ नहीं तो उनको ही डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताएं, हाउ टू डू ऑल दिस वर्क। जो डिसेबल्ड हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, हाउ टू प्रिपेयर देम फ्रॉम फॉर स्कूल एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में वी नीड टू डू अ लॉट मोर वर्क सो दैट everybody in this country is included in this wonderful NAP that has been announced. Thank you so much and best wishes to all of you. Do well. शिक्षक पर्व जो सुभारती यूनिवर्सिटी में हम मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आज के मुख्य अतिथि श्री पद्म सेन जी, आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री पुष्पक ज्योति जी, हमारी परम आदरणीय चांसलर मैम, CEO डॉक्टर सल्या राज, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अभय शंकर गौड़ा, all the deans of the faculty,
invited guests, heads of the departments, and my dear students. Today we are celebrating Teachers' Day. In our Indian system, और मैं हिंदी पे आ जाऊंगा थोड़ी देर, भारतीय संस्कृति में हमारे टीचर्स के लिए अलग से नाम है जिसका गुरु शब्द है। गुरु शब्द का मतलब बहुत विस्तार से पद्म सिंह जी ने बताया कि गुरु का क्या रोल होता है, गुरु कौन है और गुरु क्या है। हमारे पास में अभी दो हैं नाम, एक गुरु और दूसरा शिक्षक। गुरु शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो गुरु शब्द संस्कृत के गु और रू से निकला हुआ है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक शब्द और आता है अध्यापक, और एक शब्द और है एक आचार्य। अब आप देखेंगे अध्यापक और आचार्य में और गुरु में कितना फर्क है। अध्यापक का मतलब होता है जो आपको इंफॉर्मेशन दे, केवल कहीं से पढ़े उस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाए, अध्यापक। आचार्य का मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको स्किल भी दे। आचार्य द्रोण आपको धनुर्विद्या उन्होंने सिखाए। उसके बाद गुरु शब्द वो निकलता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपके अंदर की शक्ति को मैनिफेस्ट कराए, जो आपके अंदर ऑलरेडी व्याप्त है उस शक्ति को मैनिफेस्ट कराए, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से और अपने किसी ट्रेनिंग से आपके अंदर की अंधकार को दूर कर आपको प्रकाशमय करे और आपको प्रेरणा दे उस चीज के लिए, उसे कहते हैं गुरु। अब गुरु शब्द को हमारे वेद में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मीन्स गुरु को सबसे ऊपर रखा गया है। इवन हमारे जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे भी ऊपर स्थान है किसी का तो वो गुरु का है और वही ब्रह्म है। तो गुरु का स्थान इतना ऊंचा है। और वो स्थान ऊंचा क्यों है? कबीरदास के शब्दों में उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हमारे अंदर उस परम ब्रह्म तक पहुंचने की ताकत और हमको उस परम ब्रह्म तक पहुंचने की शक्ति और गुरु उस परम ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छा जो हमारे अंदर प्रवेश कराए, वो गुरु उनसे भी ऊपर है। यदि वो गुरु ना होता तो मुझे गुरु भगवान के दर्शन कैसे होते? इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। आज शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, हम मनाते हैं उनकी याद में, उनकी जन्म शती के बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो मैं सोचता हूं कि थोड़ा जानकारी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको बता दूं और उनकी फिलॉसफी क्या थी शिक्षा के बारे में, एक एजुकेशन के बारे में वो क्या सोचते थे। मैं जब उनकी जीवनी पढ़ रहा था और उनकी फिलॉसफी को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी समानता मिली उनकी फिलॉसफी में, स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी में और आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि हमें
इस मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जोड़ रही है हमारे पौराणिक गुरुकुल की प्रथा से, जहाँ कि हमें केवल शिक्षा और स्किल पे फोकस नहीं किया जाता, बल्कि हमें वैल्यू पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, हमारे संस्कारों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, हमारे ईथॉस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज हैज़ नो मीनिंग। सो आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा फोकस है complete freedom to the students, means liberalization. He is free to think, he is free to choose whatever he wants to do. He is not under the compartment of science, technology or arts. He can choose any subject from anywhere. So that kind of a freedom, that kind of a choice, that kind of is based on the philosophy given by Swami Vivekananda and Sarvapalli Radhakrishnan. So I thank you all for patient hearing. Thank you very much. Jai Hind. A big round of applause for the winners, please. I want to tell you that they all have rendered their services to Subharti. Next category is faculty with maximum awards received during academic year 2021-22, 2021 and 22. The next category is faculty with maximum number of PhD scholars. Is faculty with the highest percentage of students invitations received from government and institutions of national. The next category is faculty with maximum intellectual. He has acquired 1 patent and 5 copyrights in the year 2021 and 22. And the award goes आप सभी को शिक्षक दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, and a great teacher inspires. Let us all, the teachers of Swami Vivekananda Subharti University who are sitting here, inspire every student every day and make them great individuals or great citizens of this nation. Mataram